हेलो एवरीवन। तो आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल हम देखेंगे सेक्शन 137 देखने को मिलते हैं, जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम आज हम केवल इसके परिचय की बात कर रहे हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या क्या आ सकता है, या फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम में इसकी परिभाषा में क्या क्या इंक्लूड कर दिया है। सेक्शन 1 तो हम केवल इसलिए देख रहे हैं कि सेक्शन 1 में केवल लागू होने वाली डेट दी गई है कि ये किस समय, मतलब किस तारीख को यह लागू हुआ। और जो सेक्शन 2 आती है, इसमें आती है निरसन के बारे में, जो कि मतलब जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जब सेक्शन 3 आती है, वो जो कि आती है निर्वचन खंड के बारे में। तो निर्वचन खंड में जो परिभाषाएं दी गई हैं, निर्वचन खंड में मतलब एक क्लॉजेस दी गई हैं जिसके अंदर दिया गई हैं सभी परिभाषाएं। तो टोटल इसमें 7 परिभाषाएं मिलेंगी, जिस पर हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। आज हम केवल इस पर बात करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर बात करें हम कि यह लागू कब से होता है, तो यह लागू होता है 1 जुलाई 1882 से। संपत्ति अंतरण अधिनियम कब से लागू होता है, तो 1 जुलाई 1882 से लागू होता है, जिसमें टोटल हमें सेक्शन देखने को मिलेंगे 137 और 8 चैप्टर में डिवाइडेड है। टोटल इसमें 8 अध्याय देखने को मिलेंगे। इसके अंदर फिर सेक्शन इंक्लूड मिलेंगे। तो हम अगर इसके नाम पर ही है, इसमें लिखा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। संपत्ति अंतरण के बारे में हम सेक्शन 5 में आप देखेंगे कि संपत्ति अंतरण क्या होता है। तो आने वाली वीडियो में हम वो भी समझेंगे। आज हम केवल ये समझेंगे कि इसमें कितने प्रकार के अंतरण दिए गए हैं। तो इसमें कितने प्रकार के अंतरण दिए गए हैं, जो कि चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। हम इसको एक नॉर्मल वे में समझेंगे। जैसे हम देखेंगे कि संपत्ति जो अंतरित की जाती है किसी व्यक्ति को, तो वह किस रूप में की जाती है, यानी किस किस तरीके से हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि कार्य द्वारा, यानी व्यक्ति के कार्य द्वारा ट्रांसफर की जाती है। व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है। और एक्ट ऑफ लॉ, मतलब विधि के परिवर्तन के द्वारा भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब विधि के परिवर्तन से कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, एक्ट ऑफ लॉ से कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक्ट ऑफ लॉ से ऐसे मतलब कार्य द्वारा ऐसे ट्रांसफर किया जाएगा कि कार्य, जैसे हम देखें सेल, विक्रय करना, किसी संपत्ति को विक्रय करना, उसके स्वामित्व को ट्रांसफर कर देना। कि जैसे पार्टी ए ने पार्टी बी को इतने इतने रुपए में ये संपत्ति बेच दी, तो उसके लिए हम इस एक्ट में, अधिनियम में सेक्शन 4 से लेकर 7 तक देखेंगे। उसके बाद बंधक को देखेंगे कि संपत्ति पर कोई ऋण ले लेता है सामने वाला, तो उसको हम कहते हैं बंधक। सामने वाली पार्टी ने इस संपत्ति को बंधक पर रख दिया इतने पैसे लेकर, तो वो भी देखेंगे। सेक्शन 8 से लेके 104 तक हम बंधक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पट्टा पढ़ेंगे। तो पट्टा देखा जाएगा आप लीज, जो कि दिया है इस एक्ट में सेक्शन 105 से 117 तक। इसके बाद इसमें देखेंगे हम एक्सचेंज, विनिमय के द्वारा भी ट्रांसफर किया जाता है। हम इसको थोड़ा लेंदी पढ़ेंगे, अंदर से पढ़ेंगे गहराई में जाके। आज हम केवल देखेंगे विनिमय का मतलब, जो विनिमय का प्रावधान दिया गया है इस संपत्ति अंतरण में दिया गया है धारा 118 से धारा 121 तक। उसके बाद इसमें देखेंगे दान, जो कि सामने वाली पार्टी को किसी प्रकार का दान दिया जाता है, जिसमें हम स्वामित्व का दान दे सकते हैं, संपत्ति पे हित का दान दे सकते हैं, तो वो भी इसमें दान के बारे में दिया गया है। तो दान की सेक्शन की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, तो धारा 122 से लेकर धारा 130 तक दिया गया है। नहीं, धारा 129 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है? धारा 122 से लेकर धारा 129 तक हम दान के बारे में देखेंगे। और अनुचित दावे के बारे में देखेंगे आप इसमें, तो धारा 130 से लेकर 137 तक देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा में। जो पहली परिभाषा दी गई है, इसमें टोटल सेक्शन 3 में निर्वचन खंड में टोटल 7 परिभाषाएं दी गई हैं। 7 परिभाषाएं में जब हम पहली परिभाषा पे आएंगे, पहली परिभाषा दी गई है स्थावर संपत्ति की परिभाषा। कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो स्थावर संपत्ति की परिभाषा जब आप इसमें देखेंगे बैरेक्ट में, तो वह देखने को मिलेगी आपको नेगेटिव परिभाषा। नेगेटिव परिभाषा का मतलब यह है कि इसमें बताया गया है कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास इसके अंतर्गत नहीं आती, जो कि एक मतलब
पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है संपत्ति, मतलब स्थावर संपत्ति को। इसको हम थोड़ी गहराई में जब देखने को मिलेंगे, इसके अंदर जब प्रोविजन देखने को मिलेंगे, तो कहां कहां इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो टीपी में दी गई है स्थावर संपत्ति की परिभाषा, और दी गई है जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 के क्लॉज 26 में, सब क्लॉज 26 में। सब क्लॉज 26 में जब आप देखने को मिलेगा, आप देखने को मिलेगी संपत्ति अंतरण। जो स्थावर संपत्ति दी गई है वह कौन सी स्थावर संपत्ति का अंतरण है, या फिर स्थावर संपत्ति किसे माना जाता है, वह दिया गया है। तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इसमें दी गई है परिभाषा लिखत के बारे में, कि लिखत क्या होती है। लिखत के बारे में भी हम देखेंगे कि लिखत के बारे में अवसियत लिखत है, मतलब वसीयत नहीं, अवसियत लिखत है। जो कि जैसे हम जहां देखें कि एक्ट ऑफ लॉ की संपत्ति अंतरण, मतलब अंतरण जो संपत्ति की जाती है एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा भी की जाती है। तो एक्ट ऑफ लॉ में जैसे किसी प्रकार से ए ने कोई संपत्ति कर दी कि वह मरने के बाद यह बी को मिल जाएगी संपत्ति, तो उसके बारे में दिया गया है वसीयत। वसीयत से भी संपत्ति ट्रांसफर होती है, तो वह माना गया है एक्ट ऑफ लॉ। और कोर्ट द्वारा किसी प्रकार से विक्रय कर देना, अंतरित कर देना संपत्ति, तो वह भी दिया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुप्रमाणित। अनुप्रमाण का मतलब क्या होता है। अनुप्रमाण की परिभाषा में इसमें दिया है कि अनुप्रमाण का मतलब यह है कि जब उस संपत्ति किसी प्रकार से अंतरित की जा रही थी, उसको साइन किया जा रहा था दो पक्षकार के द्वारा, लेने वाले और देने वाले के बीच, तो उधर दो साक्षी का होना आवश्यक है। ये परिभाषा बताती है कि दो साक्षी कम से कम तो होना ही चाहिए, ये संपत्ति बताती है, अंतरण वो अधिनियम बताता है। उसके बाद इसमें आएंगे रजिस्ट्रीकृत के बारे में, जो हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। भूबद्ध दिया गया है, अनुजदावा दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा सूचना। आज हम इस वीडियो में इस संपत्ति अंतरण की धारा 100 सेक्शन 3 जो कि निर्वचन खंड है, परिभाषाएं दी गई हैं, इनको पढ़ेंगे डायरेक्ट लैंग्वेज में। जब हम स्थावर संपत्ति की परिभाषा पर आएंगे, तो स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है इसमें कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती, यानी नेगेटिव परिभाषा दी गई है। इसको हम जब इसके अंदर जब गहराई में पढ़ेंगे, तो सेक्शन हमने बात करी कि सेक्शन क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 में देखने को मिलेगी। इसकी जो सब क्लॉज 26 है, 26 है, उसमें देखने को मिलेगी। उसमें बताया गया है कि जो भूमि यानी स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती है, और भूमि तो आप समझ गए होंगे कि भूमि जो धरातल है वह, और भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, तो भूमि से उत्पन्न होने वाले जो लाभ हैं वह भी जो स्थावर संपत्ति है वह माने गए हैं। और भूमि से जकड़ी हुई चीजें, भूमि से जकड़ी हुई चीजें का मतलब यह है कि भूमि से अटैच का मतलब यह है कि जैसे कोई पंखा है, हमने पंखे को उतार लिया छत से और नीचे डला हुआ है, कोई मैकेनिज्म उसको सही कर रहा है, तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी है। और जब वह संपत्ति जब वह चल संपत्ति पंखे को हमने छत में अटैच कर दिया, यानी छत में फिट कर दिया उसको, तो वह अचल संपत्ति हो गई। यानी जो चीज भूमि से अटैच है वह अचल संपत्ति मानी गई है। वह होता है जैसे हमने कोई पेड़ खड़ा हुआ है किसी जमीन पे, उस पेड़ को जब तक वह जमीन से जकड़ा हुआ है तब तक वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी अचल संपत्ति है। और जब वह हमने पेड़ काट लिया तो वह चल संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसा अचल संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो अचल संपत्ति और जो यह होती है स्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति के बारे में बस इतनी ही बात लिखी है। हम इसकी दूसरी परिभाषा पर आएंगे। दूसरी परिभाषा दिखती है लिखत। लिखत से अवसियत लिखत अभिप्रेत है। लिखत से अवसियत लिखत का मतलब यह है कि बस इसके बारे में इतनी ही बात याद रखें। यही सीधे प्री में यही पूछा जाता है कि लिखत के अंतर्गत क्या आता है। तो लिखत के अंतर्गत अवसियत लिखत दी गई है, जो कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा में दिया गया है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि अगली परिभाषा दी गई है अटेस्टेशन की, यानी अनुप्रमाणित की। तो अनुप्रमाणित के बारे में लिखा है कि किसी लिखत के संबंध में, यानी लिखत यानी जब अनुप्रमाणन किया जाता है तो वह किसी डॉक्यूमेंट का किया जाता है, यानी लिखत क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है, ना कि उस संपत्ति का किया जाता है। अनुप्रमाणन किसका किया जाता है, लिखत का किया जाता है। लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षी द्वारा, यानी इसको जब आप अंडरलाइन कर लें डायरेक्ट में, इसमें लिखा है दो या अधिक साक्षियों द्वारा।
दो या अधिक साक्षियों का मतलब यह है कि दो से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम दो साक्षी तो अनुप्रमाण के लिए आवश्यक है। उसके बाद लिखा है कि अनुप्रमाणित अभिप्रेत और सर्वदा अभिप्रेत रहा होगा समझा जाएगा जिनमें से हर एक निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है। यानी जो दो साक्षी उधर उपस्थित हैं, जब वह लिखत निष्पादित किया जा रहा है, निष्पादित करने का मतलब यह है एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि बकायदा उसमें बताया जा रहा है कि ये संपत्ति इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई है। जब वह निष्पादक उस पर हस्ताक्षर करता है तब वह जो साक्षी है वह उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। वह बता रहा है और बता रहा है कि या निष्पादक की उपस्थिति में, निष्पादक की उपस्थिति में, जो निष्पादक उधर उपस्थित है यानी जो साइन कर रहा है उस पर, उसकी उपस्थिति में उसको देखा जा रहा है साक्षी द्वारा, और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है। उसके निर्देश द्वारा यानी निष्पादक जो है उसके निर्देश द्वारा, निष्पादक कोई निर्देश दे देता है और उस व्यक्ति द्वारा उसे देखा जाता है कि देखो मैं इस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो वो चीज अनुप्रमाणित मानी गई है। और क्या लिखा है इसमें आगे, और इसमें आगे लिखा है कि यह निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई है। यानी हस्ताक्षर की अभिस्वीकृति पाई है का मतलब यह है कि निष्पादक से बकायदा निष्पादक ये समझ रहा है कि साक्षी उपस्थित है उसके बगल, तो अभिस्वीकृति पाई है। और लिखा है कि और जिनमें से हर एक निष्पादक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कुछ नहीं बोल रहा, वो यही कह रहा है कि निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद बोल रहा है किंतु यह आवश्यक ना होगा कि ऐसे साक्षियों में से अधिक एक ही समय उपस्थित रहे हों। यानी दो साक्षी की बात की जा रही है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि दो ही हों उपस्थित। एक साक्षी यहां बैठा, एक साक्षी कैबिन के अंदर भी बैठ सकता है, लेकिन उपस्थिति उसकी मानी गई है उस समय। और अनुप्रमाणित का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक ना होगा, यानी अटेस्टेशन के लिए कोई विशेष रूप से कोई प्रारूप नहीं बताया गया है कि इसी तरीके से आप अटेस्टेशन करें। बस ये सेक्शन, ये जो परिभाषा का जो अटेस्टेशन क्लॉज दिया गया है, अटेस्टेशन डेफिनेशन दी गई है संपत्ति अंतरण में, वह केवल यही कहती है कि कम से कम दो साक्षी को उपस्थिति में निष्पादक के द्वारा हस्ताक्षर करते हुए देखा गया हो साक्षी के द्वारा, बस। उसके बाद हम आगे आए तो आगे दी गई है रजिस्ट्रीकृत की परिभाषा। रजिस्ट्रीकृत कहती है से ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है। यानी ये जो लाइन जो लिखी है विस्तार है का मतलब ये है कि ये एक्ट जहां जहां विस्तार है इसका, जहां जहां लागू है, किसी भी भाग में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तस्मय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। यानी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तस्मय विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। कहने का मतलब यह है कि संपत्ति अंतरण जहां जहां राज्य क्षेत्रों पर जहां जहां यह लागू है, जहां जहां इसका विस्तार दिया गया है, वहां वहां ये तत्समय विधि, मतलब ये वाली जो विधि है इसके द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण मान्य है। रजिस्ट्रीकृत जो डॉक्यूमेंट है वो मानी जाएगी। उसके बाद लिखा है भूबद्ध से अभिप्रेत है। भूबद्ध की परिभाषा दी गई है जो कि एक 5वीं परिभाषा है। भूबद्ध का मतलब ये होता है कि भूमि में मूलित का मतलब यह है, भूमि में मूलित का मतलब यह है कि भूमि में जमी हुई है। जमी हुई का मतलब यह है, जैसे हमने बात करा था कि स्थावर संपत्ति क्या होती है। जमी हुई का मतलब यह है कि वह भूमि से अटैच है, धरातल से अटैच है, यानी जैसे पेड़ दिया गया है इसमें या झाड़ियां दी गई हैं। उसके बाद आगे लिखा है भूमि में निविष्ट, जैसे भित्तियां या निर्माण। अब भित्तियों का मतलब क्या होता है? भित्तियों का मतलब होता है दीवालें। जो दीवालें होती हैं संपत्ति अधीन, जो अपनी धरातल है, भूमि है, उस पर वो दीवाल जब खड़ी है, भित्ति खड़ी है, तो वह भी स्थावर संपत्ति मानी गई है, यानी वो भी भूमि से अटैच मानी गई है, भूबद्ध मानी गई है। उसके बाद बात करें निर्माण, कोई निर्माण किया जाता है तो वह भी इसमें अटैच माना गया है। ऐसी निविष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध की जिससे यह बद्ध है उसका स्थायी फायदाप्रद उपयोग किया जा सके।
इस तरीके से उसको बद्ध किया गया है, यानी भूबद्ध इसलिए किया गया है कि उस संपत्ति का उपयोग किया जा सके, उस स्थावर संपत्ति का उपयोग किया जा सके, इस मतलब उसका स्थायी फायदा, इसमें स्थायी फायदा आप अंडरलाइन करें, स्थायी फायदा उपयोग किया जा सके।